Ji. Thank you. Yeah, welcome to our AIKGA and it's a joint group. हमारी 6 यूनिट्स हैं. ये जो ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं. ये अराउंड 157 में शुरू हुई थी एंड कैमरा ठीक कर अपना. हाँ, थोड़ा कैमरा ठीक कर. ये ललिता शास्त्री जी के साथ में मिलकर हमारे जो हेड थे मिसेस सरला भार्गवा, उनके साथ में मिलकर के उन्होंने इस मूवमेंट को, उस समय हरित क्रांति की मूवमेंट चल रही थी, तो उस मूवमेंट को मद्देनजर रख के उन्होंने सारे लेडीज को घरों से लेके और सबको इंस्पायर किया कि ग्रो योर ओन फूड. इस नारे के साथ में चल करके इस एसोसिएशन का शुरुआत हुई थी. तो अभी हम लोग 6 यूनिट, वो ये पूरे दिल्ली में तो चारों तरफ है और कुछ इंडिया मतलब दिल्ली से बाहर भी है, ग्वालियर में है, मेरठ में है एंड इवन और भी बनारस में है और भी कई जगह इनकी ब्रांचेस खुलती जा रही हैं जहाँ पे कि एक्टिव मेंबर्स हैं, वहाँ वो खोलते जा रहे हैं. सो वेलकम टू आवर AIKGA ग्रुप. हम लोग यूनिट 11 और 12 कहलाते हैं बिकॉज हमारी काफ़ी बड़ी एरिया में है और 2 यूनिट को कंबाइन करके हमारा एक यूनिट ये बना हुआ है. तो आज का ये वेबिनार हमारे ये सोहेल जी हैं. आई इंट्रोड्यूस सोहेल जी. रवि, उनको स्पॉटलाइट कर दो सोहेल जी को. यस, सोहेल जी आज हमारे बीच में हैं और आज आपको ऐसी दुनिया से रूबरू कराएंगे जो हमारे गार्डन लवर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है और बहुत ज़रूरी है. शायद इस कोरोना ने सबको नेचर से काफ़ी कनेक्ट कर दिया है एंड हम वाकई अब अपने गार्डन में ये ध्यान देने लगे हैं कि हमारे गार्डन में बीज आ रही हैं कि नहीं, बटरफ्लाईज आ रही हैं कि नहीं. सो एक तरह से ठीक है, पेंडेमिक सिचुएशन है, बट काफी हद तक जिन्होंने नेचर से कनेक्शन बनाए रखा है उनकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को बहुत फायदा हुआ है. सो सोहेल जी, आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलती हूँ मैं जो सारे ये जितने मेंबर्स आज अभी यहाँ जुड़े हुए हैं, अराउंड 93-94 मेंबर्स जुड़े हुए हैं एंड ये जुड़ते जाएंगे. लेकिन एक मैं वीडियो शेयर करना चाहूंगी. उस वीडियो को देखने में आप भूल जाना कि आपकी उम्र क्या है. आप सिर्फ एक बच्चे बनकर आप प्लीज उस दुनिया की सैर करना. यू विल थॉरोली एंजॉय. एंड फिर सोहेल जी अपनी पीपीटी शेयर करके हमें बताएंगे कि कौन सी बटरफ्लाईज, क्या नाम है उनका, और हम अपनी छोटी सी बालकनी में भी अगर हम 4 पॉट्स भी लगा लेते हैं तो हम बटरफ्लाईज को, जो कि हमारे पॉलिनेशन में भी हेल्पर है, तो उनको कैसे हम बुला सकते हैं अपने आंगन में, जिसमें कि हम बच्चों के माफिक उन बटरफ्लाईज को पकड़ने में उसी तरीके से दौड़ सकें जैसे हम बचपन में दौड़ा करते थे. सो रवि, यू कैन स्टार्ट.
Is the video over? So over to Sohail ji. Now you can start your PPT. लेकिन उसके पहले आप थोड़ी सी कुछ बात कर लीजिए, आप अपने बारे में बता दीजिए. Ma'am, actually I have the video. Do you want me to play that? Start with Yeah, that. why not? Why not? So can I share my screen? Yeah, you can share. Ravi, allow him to share. Am I allowed to share my screen? You can share. Record. All right. All right. Okay, so let me start with this video, and then I'll talk a little bit about what we do. Then talk about the butterfly garden. इसके बारे में मैं बता दूं, ये पार्क इन्होंने मेंटेन कर रखा है. Just go through it. And the idea for this festival is for people to get to know about butterflies and do a count on 22nd September in various locations across Delhi. This is not just a PR campaign for awareness around butterflies. It's not just about the importance of butterflies. It's mostly a stealth program to increase the mental health of Delhi citizens. The more we go out in nature, the better it is for our health. So this is an opportunity I would like all of you to take and spend time in your own backyard. We got to know about this program from one of our acquaintances, and initially we were not sure about it, but then after coming here it was a wonderful experience. We got to know a lot about butterflies. Honestly, we came over here basically for the kids, thinking the kids are going to have fun, but to add on to that, we also had a good time. And actually, we just forget that when we grow, we learn so many things. And we can actually learn them directly from the nature. Yeah, like such a small creature, the butterfly, but so many mysteries around it. It's wonderful. Collaborate with BNHS every year after the Butterfly Month as an educator. And the main goal, the main motto of this sort of an event is to spread awareness about the second most important pollinators in the world, which are butterflies. Knowing about butterflies is something that every person should think about. Why? Because butterflies are very, very important to the ecological health of a particular place. And we would also like all the schools and the colleges to collaborate with us on this initiative where we go to their campuses to do butterfly counts with them. This is the best because this place is surrounded by a lot of pollution and areas, but this place is so green. We saw orange tip, wagtail, and many more. And some butterflies have cut legs, half legs. I liked about it that it was such a beautiful place, and there were so many things that we did not know. We learned so many things here about butterflies and other insects. I was thinking not to go, but then when I came here, I saw all the wildlife, and I thought, why did I not bring the camera? I recommend all of you. नहीं सिद्धार्थ में जरा फोन करना. I run an enrichment center for children where I do nature and heritage सिद्धार्थ में फोन करना. to introduce the children to their environment. And I do some time, and it's amazing सिद्धार्थ the में फोन करना. butterfly park over here where you can bring the kids. ऐसे जरा धीरे नहीं रख, साथ में फोन करके दादी बुला रही.
everything happening naturally out in the wild. Nowadays, as we are getting more and more urban and we're living more and more in the cities and we're clearing more and more of these wild spaces, there are less of the host plants for the butterflies. And we're going to lose our butterflies unless efforts like this are made in various colonies and bits of parks are left wild to the insects and the butterflies. So insects are really, really important to us. If all mankind was wiped out from Earth, insects would be around. If all insects are wiped out from the Earth, no humankind. Okay, so that is the video. Let me move on to my presentation. While I'm doing that, So Haley, the video is, the audio is not very great. on the video or on me right now? The audio was not very clear. Okay, about the, can you hear me now? Am I audible? Yeah. Your part is okay, but when you're playing the video, it's not very clear. Okay, so what that video was about, it was a event we do every September called the Big Butterfly Month, and this year we're trying to take it to a national audience. We are covering at the moment 177 districts across our country, and the aim is to get to at least 400 out of the 740 that there are in India. That is actually a very good place for me to start also. That's one of the reasons I'm here. Because I, with my team, have been studying butterflies for the last 6 years in Delhi. And it is not just me and my team doing it. It has been a joint effort, especially for the last 3 years since we started this program, Big Butterfly Month. More than 10,000 other citizens have contributed to this study. And with the course of collecting such data on butterflies in urban settings like Delhi NCR, we have realized that a few butterflies are losing their habitat and their population is dwindling, and it can be easily solved by creating more wild spaces, what we call pollinator gardens or butterfly gardens with some specific host plants. So that is where I would like to thank the organizers and your whole group for taking this initiative and getting connected with us, because we need more and more people like all of you interested in nature, starting to look at butterflies also. And I today with my presentation will try and make it very, very easy as to what needs to be done to actually create a butterfly garden. All of you are a great asset to this movement because you are gardeners and you understand soil and how to grow stuff, and how the plants that you have in the soil are connected to everything else, the birds, the lizards, the insects. You have a deeper understanding. So I think it's a very good opportunity for me to just So Haley, can you be a little louder? People are having a little problem. They cannot understand here. can I put on my earphone? Yeah, please. I'll do that. Please, thank you. Am I audible now? Yeah, that's better now. It's better. Okay. So what I was saying was that for gardeners like you, this will be such an easy thing to understand and take up, that one of the first things. Can you speak in Hindi, please? थोड़ा सा टफ होगा मेरे लिए, but maybe a mix of it, you know, ठीक है, sometimes Hindi, हाँ, sometimes ठीक है. yeah. So बेसिक बात ये है कि हम बटरफ्लाइज पे इंफॉर्मेशन
इकट्ठा कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के एरिया में, और आप जैसे सिटीजन्स के साथ कर रहे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, जनरल पब्लिक, सबको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तितलियां क्या होती हैं और एक जगह में तितलियां क्यों आएंगी, जिसको हम हैबिटेट कहते हैं, वो कैसे बनाया जाए, जो एक्चुअली में बहुत सरल है। जो हम सोचते हैं बटरफ्लाई गार्डन्स के बारे में, उससे काफ़ी अलग है। तो हमने जो ये स्टडी की है 6 साल से, इससे हमें पता चला है कि कुछ पौधों के ना होने की वजह से, जो पौधे इन तितलियों के साथ बड़े क्लोज तरीके से जुड़े होते हैं, वो मैं आगे समझाऊंगा कैसे, तितलियों की तादाद या संख्या कम हो रही है दिल्ली जैसे शहर में। तो उसको बढ़ाने के लिए ये हमारा प्रोग्राम है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, क्योंकि आप सब गार्डनर्स हैं, ऑलरेडी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपको ज़्यादा कठिनाई होनी नहीं चाहिए ये समझने के लिए। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये बहुत ही सरल लगेगा, और बहुत ही कम एफर्ट से आधी चीज़ें आप ऑलरेडी कर रहे होगे, उनसे आप इन तितलियों को पहचान पाओगे और जान पाओगे। और ये जो आज मेरी प्रेजेंटेशन है, इससे आपका जो तितलियों के साथ रिश्ता है वो लाइफ लॉन्ग रहे। इस बात से मैं आज अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। ये फुल स्क्रीन है क्या? कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? दिख रहा है? Yeah, it's full screen. ठीक है। तो बटरफ्लाई गार्डनिंग का मेन मकसद ये है कि हमारे जो भी बालकनी है या टेरेस है या कॉलोनी का पार्क है या फुटपाथ है, उसमें तितलियां आए। तितलियां, अगर हमें ये जानना है कि तितलियां एक जगह में क्यों आएंगी, जिस जगह में तितलियां आएंगी उसको हम हैबिटेट कहते हैं। और अगर हमें ये जानना है कि तितलियां उस जगह क्यों आएंगी, तो हमें तितलियों के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में या विस्तार से जानने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही 2 बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझनी है तितली के बारे में, और उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी नॉलेज को ऐड करके अपने गार्डन को और डीप और डाइवर्स बना सकते हैं। तो 2 बहुत ही सरल चीज़ें बटरफ्लाई गार्डन के बारे में या बटरफ्लाइज के बारे में, कि बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है जिसके 6 पैर होते हैं, और सारे इंसेक्ट्स या सारे जानवरों से वो इसलिए अलग होता है क्योंकि उसके जो विंग्स होते हैं उसमें स्केल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, और वो जो स्केल्स होते हैं वही रंग बिरंगा जो हमें कलर दिख रहा है, वो जो लाइट उस पे पड़ के रिफ्लेक्ट बैक करती है, वो कलर्स हमें, इसलिए तितली या मॉथ कलरफुल होते हैं। तो ये तो तितली क्या होती है। तितली हमारे गार्डन में क्यों आएगी? तितली हमारे गार्डन में जो उसमें फूल उग रहे हैं गार्डन के, उनमें रस लेने आएगी, क्योंकि तितली का कोई मुंह का पार्ट नहीं होता, वो खा नहीं सकती, और जो भी उसको एनर्जी के लिए अपने छोटी सी जिंदगी में चाहिए होता है, वो उसको फूलों के रस से मिलता है और कुछ और चीजों से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर ये एक फैसेट है तितली की जिंदगी का। तितली का जो दूसरी बात हमें जाननी बहुत जरूरी है, वो ये है कि तितली का जो जीवन है वो 4 भाग में बटा है। तितली अपने में एक जो हम जिसको तितली कहते हैं, वो एक अडल्ट फॉर्म होता है। वो पूरी तितली का जीवन वैसा नहीं गुजरता है। अगर आप मेरे सामने जो स्क्रीन है, आपके सामने जो स्क्रीन है, अगर आप वो देखेंगे तो उसमें आपको एक अलग अलग फोटो दिख रही हैं। ये एक ही प्राणी के फोटो हैं। ये बीच में जो तितली है उसकी फोटो है। इस तितली को, ये दिल्ली में बड़ी कॉमन तितली है, इसको कॉमन लाइम तितली कहते हैं। यहाँ पे इसके पूरे जीवन का जो काल है वो दर्शाने की कोशिश की गई है। पहले ये अंडे से शुरू होती है। ये अंडा लाइम बटरफ्लाई का नाम इसलिए रखा गया है लाइम बटरफ्लाई, क्योंकि ये अंडे सिट्रस के पौधे पे देती है। बहुत कॉमन बटरफ्लाई, क्योंकि सिट्रस के पौधे बहुत कॉमन हैं। तो ये अंडा, सिंगुलर अंडा दिया जाता है उसके पत्ते पे। उस अंडे से एक बहुत ही छोटा कैटरपिलर निकलता है। वो जो कैटरपिलर निकलता है
शुरुआत में इतना छोटा होता है कि वो बर्ड की पूप का इमिटेशन कर रहा है जानवर या चिड़िया से बचने के लिए। ये निकलने से बाद सबसे पहले अपना जिस शेल से निकला होता है, अंडे के शेल से, वो खाता है, और फिर जब तक कैटरपिलर रहेगा तब तक, जब तक वो कैटरपिलर की स्टेज में रहेगा तब तक वो खाता ही रहता है। ये बटरफ्लाई की वो स्टेज है जिसमें अपने जीवन का जो सारा आहार है, पौष्टिक आहार जिसको हम कहते हैं, जिससे हमें अपने जीवन जीने के लिए जो ऑर्गन्स हैं या जो बोन्स हैं या जो मटेरियल है उसको बनाना होता है, वो कैटरपिलर इकट्ठा करता है। कैटरपिलर कैटरपिलर को आप एक बलून की तरह समझ सकते हैं कि वो खाता रहता है और एक टाइम पे इतना भर जाता है कि वो और बढ़ नहीं पाता। तो उस समय कैटरपिलर अपने जो आउटर शेल होता है, मोल्टिंग करता है उसकी, मतलब उस अपने आउटर शेल को बदल के एक बड़ा और शेल निकाल लेता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पहला यंग लार्वा या यंग कैटरपिलर इस रंग का था, अपने रूप बदल बदल के फाइनली वो बड़ा और ये इतना हरा हो जाता है, कभी कभी इतना लंबा बड़ा कैटरपिलर हो जाता है लाइम बटरफ्लाई का। तो ये जो स्टेजेस होती हैं, ये 4 से 5 स्टेज ऐसी होती है और इनको साइंटिफिक भाषा में इंस्टार्स कहते हैं। जब कैटरपिलर भर पेट खा लेता है, और क्या खाता है, वो लाइम के पत्ते खाता है, सिट्रस के पौधों के पत्ते खाएगा। और हम गार्डनर्स को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैटरपिलर कभी भी किसी पौधे के सारे पत्ते नहीं खाता, क्योंकि उसको अपना जीवन चलाने के लिए उस पौधे का जिंदा रहना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारे को डरने की बात नहीं, हमारे लिए डरने की बात नहीं है कि कैटरपिलर सारे पत्ते खा जाएगा, पर कैटरपिलर बहुत सारे पत्ते खाएगा और फिर प्यूपेशन में चले जाएगा। एक थ्रेड बांधेगा किसी कोने में और प्यूपा बनाकर इस प्यूपा में थोड़े टाइम तक रहेगा। जब उसके निकलने का बारी आएगी तो वो ऐसे काले रंग का हो जाएगा और तितली अपना पूरे आकार में इसी क्रिस्टलिस से निकलेगी। इसी थर्ड लाइफ स्टेज है ये तितली की, इसी से निकलेगी ये। और ये अडल्ट तितली अपनी मेट को ढूंढेगी, नर मादा को, मादा नर को, और मेटिंग के बाद अंडा ढूंढने की जगह, मतलब अपने होस्ट प्लांट को, जिस पे, ऐसे पौधे को जिस पे वो अंडा दे सके। तितली का जीवन बहुत कम होता है, 1 महीने से, ज्यादातर तितलियां 1 महीने से 3 महीने तक रहती हैं, और उसमें भी जो अडल्ट बटरफ्लाई है वो 3 दिन से 10 दिन या 2 हफ्ते तक अपनी लाइफ बिताती हैं। तो जब हम एक बटरफ्लाई गार्डन बनाएं तो हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वहां पे ऐसे पौधे हों जिस पे तितलियां अंडे देती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, इस तितली का नाम लाइम बटरफ्लाई, तो ये सिट्रस के पौधों पे अंडे देती है, तो इसका नाम लाइम बटरफ्लाई है। ऐसे ही हर बटरफ्लाई का एक पौधे या एक पौधे की फैमिली से रिश्ता होता है और वो उसी पे अपने अंडे देगी। तो अगर आपको ज्यादा तितलियां चाहिए, आपको ज्यादा होस्ट प्लांट लगाने चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल है जो हमें जानना चाहिए। इसके बाद मैं गार्डन के विषय में थोड़ी बातें करूंगा। आइडियल इकोसिस्टम, आइडियल इकोसिस्टम मतलब ऐसा इकोसिस्टम जिसमें कोई भी पॉइजन का इस्तेमाल ना किया हो, कोई भी केमिकल, कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी इंसेक्टिसाइड, क्योंकि जितना हम ये केमिकल का इस्तेमाल करेंगे वो एक प्राणी को इफेक्ट तो करेगा ही, उसके साथ साथ वहां बाकी जो कीड़े हैं उनको भी इफेक्ट करेगा और वो भी मर जाएंगे। मैं तितलियों पे जांच करता हूं, इसलिए मैं ये भी कहूंगा, यहां तक कहूंगा कि वो केमिकल ना कि सिर्फ इंसेक्ट्स को मार रहे हैं, वो हमें भी मार रहे हैं, बट धीरे धीरे मार रहे हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो
ये आइडियल इकोसिस्टम वो जिसमें कोई भी ऐसे केमिकल इस्तेमाल ना हो। दूसरा, वही इकोसिस्टम आइडियल हो सकता है, वही गार्डन आइडियल गार्डन हो सकता है फॉर तितली और बटरफ्लाईज, जिसमें हम नेचर को अपना चेक और बैलेंस रखने दें। इसका मतलब हम कभी भी जो हमारी तितलियों को खाने के लिए, उसके कैटरपिलर को खाने के लिए जो चिड़िया आए उनको ना भगाएं, जो लिजर्ड आए उनको ना भगाएं। एक होलिस्टिक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करें जिसमें एक प्राणी दूसरे प्राणी पे अपने आप कंट्रोल करे, जिसको बायो कंट्रोलर्स कहते हैं। जैसे अगर आपके छत पे बहुत सारे मच्छर हैं तो काफी बोर्डों में काफी एजेंसियां आपको ये कहेंगी कि उस छत में मच्छर भगाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि पानी हटा दिया जाए और मच्छर नहीं आएंगे। पर अगर आप बायो कंट्रोलर के हिसाब से सोचेंगे तो सबसे सरल उपाय ये है कि उस छत पे अगर ड्रैगन फ्लाई आ जाए तो मच्छर नहीं रहेंगे, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई 200 मच्छर खा सकती है। तो इसको बायो कंट्रोलर कहते हैं। तीसरा जो आइडियल इकोसिस्टम है वो आपका है, What's a dragonfly? सॉरी, What's a dragonfly? ड्रैगन फ्लाई इज जिसको हेलीकॉप्टर कहते हैं मैम। Okay, okay. इट्स अ फियर्स प्रेडेटर, इंसेक्ट्स खाता है बहुत सारे। तीसरा जो मैं कह रहा था, प्लांट नेटिव्स। प्लांट नेटिव्स का मतलब हर जहां हम रहते हैं उन सब जगहों का एक प्लांट प्रोफाइल है। मतलब वहां पे कुछ तरीके के पौधे चलते हैं और कुछ तरीके के पौधे नहीं चलते हैं। वो इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जिस जगह का पौधा होता है, नेटिव होता है, वो उस क्लाइमेट, उस वेदर से एक्सपीरियंस एक्लेमेटाइज्ड होता है, तो वहां पे उसके उगने की, सर्वाइवल की क्षमता ज्यादा होती है। जो कि ऐसे पेड़ और ऐसे पौधे हमारे साथ सदियों से हैं, इनका जो तितलियों के साथ रिश्ता है वो भी ही उतना पुराना है। और इन तितलियों की डिपेंडेंसी ज्यादातर ये नेटिव प्लांट्स पे ही होती है। तो हमें अपने गार्डन में नेटिव देसी पौधे लगाने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा और पांचवा जो पॉइंट है वो एक हिसाब से एक ही पॉइंट है, इन द सेंस कि ये कहता है कि यूज लेस इंट्रूसिव मेथड्स ऑफ गार्डनिंग। मतलब जैसे हम वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं वैसे हमें बटरफ्लाई गार्डनिंग करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई वाइल्ड कोना हो, कोई जो हम प्रूनिंग कर रहे हैं वो कम से कम हो, जो हम वीडिंग कर रहे हैं कम से कम हो। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो ज्यादातर बटरफ्लाई होस्ट प्लांट्स आपको वीड भी मिलेंगे, तो अगर आपके गार्डन में वीड्स भी होंगे तो वहां पे ज्यादा तितलियां आने की क्षमता है। और चेंज ऑफ माइंडसेट, मतलब जब आपका कैटरपिलर आपके पौधे को, प्यारे पौधे को खाएगा, तब शुरू में काफी बुरा लगता है। पर अगर हम ये समझें कि कैटरपिलर और तितली एक ही चीज है, और अगर मुझे अपने गार्डन में तितली चाहिए तो कैटरपिलर का होना जरूरी है, तो वो जो दिल पे चोट लगती है पत्ते, जब कैटरपिलर पत्ते खाता है, वो धीरे धीरे कम होनी चाहिए। तो हम ज्यादा टॉलरेंट होंगे और हमारा जो हैबिटेट है वो तितलियों के लिए ज्यादा बेटर बनेगा। अब कुछ बेसिक बातें हम जब अपना गार्डन सेटअप कर रहे हो, ये आप सबके लिए पुराना ही होगा, पर मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। क्लाइमेट जानना बहुत ज़रूरी है। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, और सूखी गर्मी और सूखी बहुत ठंडी पड़ती है, तो हार्श क्लाइमेट है, छोटा मानसून है, तो उस हिसाब से हमें प्लांटिंग करनी चाहिए। दूसरा, सॉइल हमें अपना पता करना चाहिए कि कैसा सॉइल है अगर कोई गार्डन है, वरना ऑर्गेनिक मटेरियल से कंपोस्ट मिक्स करके जो आप सॉइल बनाएंगे अपने गमलों के लिए, वो आपके बटरफ्लाई गार्डन के लिए इनफ होना चाहिए। तीसरा, लाइट कंडीशन। आपकी छत पे आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्य कहाँ से उदय हो रहा है और कहाँ पे अस्त होता है, और उस हिसाब से आपके प्लॉट पे, आपके साइट पे लाइट आएगी, और जो आपके पौधे लगेंगे, चाहे कैसे भी पौधे हों, वो उसी हिसाब से लगेंगे। क्योंकि
साउथ साइड पे जैसे ज्यादा गर्मी आएगी, वेस्ट पे अगर आप लंबे पौधे लगा देंगे तो शाम की धूप नहीं आएगी। तो ये सब चीजें अगर आपको सोचनी हो तो एक मैप बनाना अच्छी आदत है, जिस हिसाब से आप लाइट को मैप कर सकें, कैसे आपके प्लॉट के ऊपर से ये लाइट जाती है। फिर ये जस्ट फॉर आवर इंफॉर्मेशन, ये बायोजियोग्राफिक एरियाज हैं इंडिया के। इसमें अगर आप देखेंगे, हम दिल्ली कहीं यहाँ बीच में हैं, हम सेमी एरिड और गैंजेटिक प्लेन्स के बीच में आते हैं। बिल्कुल एप्ट डिस्क्रिप्शन है दिल्ली, एनसीआर, अरावली की जो श्रृंखला खत्म होती है उसके और यमुना के बैंक्स का वहाँ मिलता है, और दिल्ली की जो बसावत है, बहुत पुरानी बसावत, ये इसके जोड़ पे बनी हुई है। तो ज्यादातर पौधे जो हमें लगाने चाहिए वो इन्हीं दो बायोजियोग्राफिकल एरियाज के लगाने चाहिए। अब बटरफ्लाई गार्डनिंग पे आ जाते हैं। ABC ऑफ बटरफ्लाई गार्डनिंग, बहुत ही आसान है बटरफ्लाई गार्डन बनाना। जब मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको ये लगे कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, ये कैसे पता चलेगा, पर आगे मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है। पर अभी के लिए 3 चीजें याद रखनी है आपने। वो 3 चीजें क्या हैं? एक, आप पहले एक लोकल एरिया सर्वे करें, जो तितलियां आपके यहाँ मिलती हैं उसकी लिस्ट बनाने के लिए। ये आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, ये आप मुझसे ले सकते हैं, इंटरनेट पे मिलती हैं, बड़ी आसानी से ये लिस्ट मिल जाएगी कि दिल्ली में कौन सी तितलियां दिखती हैं। फिर आप एक लिस्ट बनाएंगे जो तितलियां दिल्ली में दिखती हैं उनके होस्ट प्लांट्स की, वो प्लांट जिन पे तितलियां अंडे देती हैं। ये 2 लिस्ट बनाएंगे, और जब ये लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी उसके बाद आप पौधे ढूंढने का काम करेंगे और आपका बटरफ्लाई गार्डन तैयार, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये जितना सिंपल मैं कह रहा हूँ उतना सिंपल आप लोगों को लग नहीं रहा होगा, आपको लगेगा कि ये कैसे आता है। पर बहुत सारे इंटरनेट पे और बहुत सारी साइट्स हैं, इंडियन साइट्स, हम जिनके साथ काम करते हैं, वो हमारा डेटा जो दिल्ली का है वो कहाँ जाता है। तो बहुत सारे ओपन सोर्स साइट्स हैं जहाँ से आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं इसके बारे में आगे भी बताऊंगा। सोर्सिंग ऑफ प्लांट्स के बारे में थोड़ा मैं बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही एक टफ काम है। सारे स्टेप्स में ABC 1 2 3, थर्ड इज द टफेस्ट, C इज द टफेस्ट, इन द सेंस कि ये पौधे कहाँ से मिलेंगे। अब जो होस्ट प्लांट कॉमन गार्डन वैरायटी के होते हैं वो प्राइवेट नर्सरी में मिल जाएंगे, सबसे आसान। कुछ अनकॉमन एंड लोकल ट्री वैरायटीज होती हैं, वो सरकारी नर्सरियां हैं। दिल्ली में 14 ऐसी नर्सरियां हैं जो फ्री के पौधे प्रोवाइड करती हैं। मैं आपको उनका एड्रेस भी दे सकता हूं अगर आप चाहें तो वो नर्सरियों से आपको कुछ अनकॉमन और लोकल ट्री वैरायटीज मिल जाएंगी। फिर आती हैं आपकी रेयर और नेटिव वैरायटी, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड है एग्जॉटिक प्लांट्स की, इसलिए जो रेयर और हमारे जो नेटिव हैं वो ही रेयर हो गए हैं। हमारे देसी पौधे ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो कुछ लोकल इनिशिएटिव्स हैं, या आप अपना खुद बीज से उगा सकते हैं। लोकल इनिशिएटिव्स गुड़गांव में हैं, नोएडा में हैं, दिल्ली में हैं, जो खुद ये पौधे, रेयर वाले पौधे उगाते हैं और कुछ बेचते हैं और कुछ फ्री में बांटते हैं। चौथा वैरायटी है वाइल्ड वैरायटी। ये फ्रीली अवेलेबल हर जगह आपको दिखेंगे। जैसे चुलाई एक एग्जांपल हो गया। चुलाई खाने में भी आती है, पर वीड भी होता है और बटरफ्लाई होस्ट प्लांट भी है। तो जहाँ चुलाई उगेगी वहाँ बटरफ्लाई आएंगी। तो ऐसे बहुत सारे वैरायटी हैं प्लांट्स के जो वीड में आते हैं, जिनको हम ऐसे ही अपने गमलों से निकाल के फेंक देते हैं। पर बहुत सारे उनमें ऐसी वैरायटी हैं जो तितलियों को आकर्षित करती हैं, जो तितली के हैबिटेट का एसेंशियल पार्ट है। तो ये सोर्सिंग ऑफ प्लांट्स के बारे में। अब एलिमेंट्स ऑफ बटरफ्लाई गार्डन, DIY मतलब डू इट योरसेल्फ, मतलब अपने आप करने वाला बटरफ्लाई गार्डन में हमें क्या करना चाहिए। हमें एक प्रकार के प्लांट्स लगाने हैं जो मैंने अभी तक जिनके बारे में बात किया, जो है बटरफ्लाई होस्ट प्लांट। दूसरे हमें लगाने हैं नेक्टर प्लांट, मतलब फूल वाले पौधे।
जब मैं ये कहूँगा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस पे ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बटरफ्लाईज पिकी नहीं होती अपने फ्लावर्स के बारे में। बटरफ्लाई रोज पे नहीं आती, बटरफ्लाई किसी भी हाइब्रिड फ्लावर पे नहीं आती। देसी फ्लावर्स पे, वाइल्ड फ्लावर्स पे बटरफ्लाई बहुत सारी आएंगी। बटरफ्लाई को अडल्ट स्टेज में सिर्फ प्रोबोसिस, एक पाइप जिसको प्रोबोसिस कहते हैं, उससे नेक्टर लेने की उतना ही नेक्टर लेने की कैपेसिटी है उसका। तो जैसे हमारी बीज होती हैं, बीज आपके फल वाले जो हाई थिक नेक्टर वाले जो फ्लावर होती हैं उनमें आती हैं, उनमें तितलियां नहीं आती। क्योंकि अगर आप कभी एक थिक मिल्क शेक एक स्ट्रॉ से पियेंगे और वो अटक जाता है, वैसे ही अगर थिक नेक्टर वाला फूल होगा तो तितली अपनी स्ट्रॉ से उसको पी नहीं पाती। तो तितलियों के लिए वाइल्ड फ्लावर्स आर द बेस्ट, या देसी फ्लावर अगर हमारे हों, दे आर ऑल्सो द बेस्ट। आई विल डिस्कस अ फ्यू ऑफ देम। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बटरफ्लाई गार्डन के लिए है वाइल्ड पैच। मतलब एक जगह जिसको हम नेचर को दे देंगे, जंगली रहने देंगे, क्योंकि उस जंगली पौधों में कुछ पौधे बटरफ्लाई के होस्ट प्लांट होंगे, प्लस बटरफ्लाई को प्रेडेटर से या वेदर से छुपने के लिए ऐसी जगहों की जरूरत पड़ती है, क्रिसलिस बनाने के लिए ऐसी छुपी हुई जगह की जरूरत पड़ती है जहां पे उसको कोई खा ना सके। अगर एक अडल्ट फीमेल बटरफ्लाई 100 अंडे देती है तो 2 ही तितलियां बनती हैं। उसके बीच में बहुत सारे खाने वाले प्राणी होते हैं, और ये तितलियों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोसिस्टम में कि तितलियां बहुत सारे प्राणियों का खाना है, कैटरपिलर फॉर्म में, अंडा फॉर्म में, क्रिसलिस के फॉर्म में, या अडल्ट फॉर्म में। बहुत सारे प्राणी कैटरपिलर्स को, तितलियों को खाते हैं। अब अगर आपको अपना गार्डन स्ट्रक्चर करना है तो 2-3 बातें बहुत जरूरी हैं, और ये बातें सिर्फ रिकमेंडेशंस हैं। आप अपने हिसाब से, जो आपको अपने गार्डन के साथ रिश्ता बनाना है, उस हिसाब से आप इनको चेंज कर सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो बटरफ्लाई गार्डन है ये आपके घर से जुड़ा होना चाहिए, आसान होना चाहिए यहाँ पे जाना, इस जगह में बैठना आपको अच्छा लगना चाहिए, इस जगह में शांति और रिलैक्सेशन का माहौल जो आप बनाना चाहते हो वो आप इस जगह में बनाओ। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर आप इस जगह में स्पेंड करोगे तो तितलियां भी ज्यादा होंगी, और ऑफ कोर्स आपके मेंटल स्ट्रेस लेवल्स, ये आजकल इस पे बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं कि अगर आप नेचर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके स्ट्रेस लेवल्स एंड ऑक्सीटोसिन, ये सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसी जगह बनाना बहुत जरूरी है, गार्डन शो के लिए नहीं। गार्डन जितना तितलियों के लिए है उतना हमारे लिए और आपके लिए भी है। आपके लिए भी उस बटरफ्लाई गार्डन में जगह होनी चाहिए। फिर गार्डन बनाने से पहले आप अपनी स्पेसेस डिफाइन करिए, कौन सी स्पेस में पौधे लगेंगे और कौन से में पौधे नहीं लगेंगे, कौन से ओपन स्पेसेस कहलाएंगे, कौन से प्लांटिंग स्पेसेस कहलाएंगे। ये गार्डन डिजाइन का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। फिर आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे लॉन, बेंच, लेज, लिली पॉन्ड, ग्राउंड कवर, ये आपके हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हो गए गार्डन के। और वर्टिकल एलिमेंट्स आपके हो गए लंबे पेड़, ट्रीज, क्रीपर्स, ट्रेलिस, स्क्रीन्स, हैंगिंग पॉट्स एंड गार्डन ऑर्नामेंट्स। जैसे आप ये फोटो देखेंगे, ये एक पुरानी बार्क को लगा दिया गया है और उस पर बोगनविला चढ़ाया गया है फॉर अ वर्टिकल एलिमेंट। वैसे ही एक बाल्टी में लिली उगाया जा रहा है, ये मेरे छत का फोटो है, इसको फॉर हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। सो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ अ गार्डन। फिर कलर की बात करते हैं। कलर हमारा पर्सनल चॉइस है। तितली को कलर से कोई रिश्ता नहीं होता। आप फूल हर सीजन में अपने गार्डन की लुक चेंज कर सकते हैं और कोई भी अलग अलग कलर के या मिक्स कलर के फूल लगा सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति या परेशानी नहीं है। ये हमारा बटरफ्लाई गार्डन का और गार्डनर का सबसे बड़ा डिजाइन एलिमेंट है टू द होल थिंग।
अब फूलों और पौधों के अलावा, जैसे मैंने कहा था कि नेक्टर के अलावा हम बात करेंगे कि तितली क्या और पसंद करती है सक करना, वो ये चीजें हैं जो आपके सामने दिख रही हैं: मड पैच, रॉटन फ्रूट, रॉक्स, शेल्टर एंड स्टेटा वेरिएशन। तो मड पैच क्या होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये एनिमल डंग है, और गीली एनिमल डंग पे या गीली मिट्टी पे तितली, खासकर मेल तितली, बहुत सारे नंबर्स में कॉन्ग्रीगेट करना पसंद करती हैं, क्योंकि इस मिट्टी में कुछ ऐसे ट्रेस एलिमेंट होते हैं। अगर आप सोचें तो नेक्टर इज लाइक ग्लूकोज ड्रिंक, लाइक एन एनर्जी ड्रिंक। उस नेक्टर में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं होते, तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, ये लेने के लिए मेल तितलियां गीली मिट्टी पे आते हैं, और जो ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जब वो मादा के साथ मेटिंग करते हैं, तो उसको एज अ न्यूट्रियल गिफ्ट देते हैं। इसी से जो तितली का अंडा होता है वो इन्हीं एलिमेंट से बनता है। तो ये बटरफ्लाई गार्डन का एक एडिशनल एलिमेंट है जो आप अपने गार्डन में डाल सकते हैं। एक गमले में मिट्टी डाल के उस पर नमक डाल के रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो गर्मी वाले दिनों में बहुत सारी तितलियां उस पर आएंगी। दूसरा, अगर आप कोई रॉक वहां पे रखेंगे, उस पे तितली धूप भापने, धूप लेने भी आएगी, प्लस अगर वो गीली होगी तो उससे भी वो एलिमेंट सक करने आएगी। तो रॉक्स रखना भी एक अच्छी एक एडिशनल एलिमेंट है। प्लस सड़े हुए अगर आप वहां पे फल रखेंगे तो उसमें फर्मेंटेड फल में जो रस होता है, कुछ तितलियां उनको बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। तो अगर जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इवनिंग ब्राउन तितली है, इसके लिए अगर आप फल रखेंगे तो ये खूब मात्रा में आपके गार्डन में आएंगी। फिर ये एक एक्टिविटी है जो आप प्रेजेंटेशन के बाद कर सकते हैं। आप एक लिस्ट बना सकते हैं, या तो पेन से अपने नोटबुक में, या कैमरा से, या कहानी लिख के, जिसमें आप होस्ट प्लांट, नेक्टर प्लांट, प्लस आपका वाइल्ड जो प्लांट है, ये कैटेगरीज में से ढूंढ सकते हैं। इसके बारे में हम प्रेजेंटेशन के बाद बात कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, आपके क्वेश्चन इस पे आंसर कर सकता हूँ। इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट मेकिंग योर बटरफ्लाई लिस्ट, बटरफ्लाई होस्ट प्लांट लिस्ट और प्लांट लिस्ट फॉर योर बटरफ्लाई गार्डन। ये कैटेगरीज हैं प्लांट के: ट्रीज, श्रब्स, ग्राउंड कवर, पेरिनियल, एनुअल, बल्ब्स, फॉर्म प्लांट्स, स्कैम्बलर्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, हर्ब्स, ग्रास एंड सक्यूलेंट। और ये सारे एक बटरफ्लाई गार्डन में यूज हो सकते हैं। बस कौन सा पौधा किस कैटेगरी में यूज हो सके, ये एक एक्सरसाइज है जो आप लोग अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं या गार्डन बनाने से पहले। फिर ये 3 वेबसाइट हैं, जैसे मैंने आपको कहा था, ये भी मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन के बाद शेयर कर सकता हूँ। इसमें सबसे पहली वाली है आई फाउंड बटरफ्लाइज, जो एक इंडियन वेबसाइट है जो हमारे जैसे सिटीजन साइंटिस्ट के डेटा को एग्रीगेट कर रही है। आप अपनी फोटो खींच के उस पर डाल सकते हैं और वो अपने वेबसाइट पे कॉपीराइट के साथ वो फोटो वहाँ सबके इस्तेमाल के लिए यूज करेगा। और ये काफी टाइम से चल रहा है, इसलिए बहुत बड़ा डेटाबेस बन चुका है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस साइट में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि कौन सी तितली कहाँ मिलती है, उस तितली का कौन सा होस्ट प्लांट है, वो कैसी दिखती है, फोटो है, कैटरपिलर के फोटो, अंडे के फोटो, होस्ट प्लांट के फोटो, ये सब इंफॉर्मेशन वेरी इजीली अवेलेबल है। उसके अलावा 2-3 और साइट्स हैं जो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम की साइट्स हैं, लंदन एंड न्यूयॉर्क में, और उसमें भी आप ये ग्लोबल लेवल पे सर्च कर सकते हैं अगर आपको इंडिया स्पेसिफिक नहीं चाहिए। और ये जानना बहुत जरूरी है कि जैसे हमने वीडियो देखी थी शुरुआत में, इसलिए मैंने दूसरी वीडियो दिखाने पे इंसिस्ट किया, क्योंकि जो पहली वीडियो थी वो सारी विदेशी तितलियां थी। वो तितलियां हमारे यहाँ कभी आएंगी नहीं, क्योंकि वो पौधे हमारे यहाँ कभी चलेंगे नहीं, और वहां से यहाँ आते हुए उस तितली को बहुत सारे साल लग जाएंगे, तब तक शायद हम यहाँ पे रहे ना। तो अब
ये बटरफ्लाई गार्डन की सारा जो बेसिक है कि प्लांट कैसे होने चाहिए, होस्ट प्लांट क्या होता है, तितली क्या होता है, ये सब हमने कवर कर लिया है। अब प्रेजेंटेशन खत्म होने से पहले मैं कुछ वेरी कॉमन तितलियां और उनके होस्ट प्लांट और कुछ वेरी कॉमन और इजीली एक्सेसिबल बटरफ्लाई फेवरेट नेक्टर प्लांट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करूंगा और फिर मैं आप लोगों के प्रश्न ले सकता हूँ। तो पहला होस्ट प्लांट है सबसे कॉमन स्वीट नीम, मतलब कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अगर आप अपने घर में लगाएंगे, आई एम श्योर आप लोगों के पास खूब सारे ऑलरेडी होंगे। उस पे आप ये काले रंग की तितली देख सकते हैं जो जिसको कॉमन मॉर्मन कहते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन तितलीज है अर्बन एरियाज में, स्पेशली जस्ट बिकॉज लोग अर्बन एरिया में बहुत सारा कड़ी पत्ता लगाते हैं। खूबसूरत तितली है और साल के हर सीजन में ये आपको दिखेगी। दूसरा पौधा है ये पीला वज्रदंती, इसको कहते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। सर्दियों में ये येलो रंग के प्रोफ्यूज फ्लावरिंग करता है। लेमन पैंजी, येलो पैंजी नाम की जो तितलियां हैं, जिसके आप यहाँ फोटो देख रहे हैं और उसका कैटरपिलर भी आप देख सकते हैं, वो इस पौधे पे अपने अंडे देती हैं। और जो हम अभी का टाइम है मॉनसून के टाइम में, आप पूरा लाइफ साइकिल अंडे से लेकर कैटरपिलर, क्रिसलिस, अडल्ट आप देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से, अगर ये आप थोड़े पौधे लगाएं। फिर है हमारी वेरी कॉमन हेज, इनरमी की हेज जिसको कहते हैं। इनरमी की हेज पे एक तितली आती है जिसका नाम है कॉमन सिल्वर लाइन। ये बहुत छोटी तितली होती है, मेरे अंगूठे जितनी छोटी, अंगूठे के नाखून जितनी छोटी, और ये इस हेज में अपने अंडे देती है। सॉरी, और इसी हेज में कैटरपिलर रहता है, पत्ते खाता है और अडल्ट होता है। तो अगर आपको ये तितली अपने गार्डन में चाहिए तो इनर्मी हेज लगाएं। फिर है हमारा पत्थर चट्टा या कैलेंचो भी लगा सकते हैं। पत्थर चट्टा को ब्राइफ्लम भी कहते हैं। इस पे रेड पिरियड नाम की एक तितली है, ये भी बहुत छोटी तितली होती है, ये अंडा देती है। इसके खास बात ये है कि इसका कैटरपिलर, क्योंकि ये सक्यूलेंट है और इसका मोटा पत्ता होता है, इसलिए जो इसका कैटरपिलर होता है वो पत्ते के अंदर ही रहता है और बाहर दिखेगा ही नहीं। बाहर आपको पत्ते की जो डिफॉर्मिटी है या आप बीच में से कुछ खाया हुआ है अगर वो दिखेगा तो आप जान सकते हैं कि उसके अंदर कैटरपिलर है, वरना वो कैटरपिलर अपना पूरा जीवन कैटरपिलर फॉर्म में पत्ते के अंदर ही बिता देता है। फिर हो गया नींबू, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नींबू और लाइम ब्लू करके भी एक तितली होती है जो सारे सिट्रस के पौधों पे आती है। नेक्स्ट है ब्लू फ्लैम्बैगो या आपका चित्रक। ब्लू फ्लैम्बैगो गार्डन वैरायटी हो गया और चित्रक आपका नेटिव वैरायटी हो गया। इस पे ज़ीब्रा ब्लू नाम की तितली आती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो फ्लावर का बड है, ये इतने सारे फ्लावर्स देख सकते हैं आप इसमें, उसमें ये फ्लावर है और ये बहुत सारे छोटे छोटे बड हैं। अगर उसका क्लोजअप देखा जाए तो उस क्लोजअप में अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो ये वो कैटरपिलर है। तो तितली बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे आंखों के सामने ही होती है, कैटरपिलर सामने ही होता है, पर हमें कभी दिखाई नहीं देता क्योंकि हमें ये नहीं जानकारी होती कि कहाँ देखा जाए। सिर्फ पत्तों पे नहीं होगा, कभी फ्लावर बड पे होगा। ऐसे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं कैटरपिलर। हम जैसे प्रेडेटर्स, ह्यूमन इज द वर्स्ट प्रेडेटर, से बचने के लिए। टॉनी कॉस्टर नाम की बटरफ्लाई आपके पैशन फ्लावर वाइन है उस पे आती है, तो ये गार्डन नर्सरीज में इजीली अवेलेबल प्लांट है और इजीली बटरफ्लाई आपके यहाँ आने के चांसेस। फिर आपकी है ये जंगली बुश है, वाइल्ड केपर बुश या कंथारी इसको कहते हैं। कंथारी हमारी अरावली की स्पेशलिस्ट प्लांट है और जहाँ पे भी आप ये लगाएंगे तो 2, 3, 4 प्रकार की तितलियां हैं। वाइट ऑरेंज टिप है, स्मॉल ऑरेंज टिप है, पायनियर है, ये सब इस पे अंडे देती हैं और बहुत गुच्छों में अंडे देती हैं। और जब तितली निकलेगी तो बहुत सारी तितलियां निकलेंगी और स्वॉर्म में होती हैं। अगर आप दिल्ली में मार्च, अप्रैल, मई में
कहीं ऐसी जंगल जाएंगे जहाँ पे जंगली पौधे या जंगली झाड़ मिलेंगे, वहां पे आपको एक खूब सारी सफेद रंग की तितलियां मंडराती मिलेंगी, वो इस पौधे के ऊपर मंडरा रही होती है। फिर ये हमारा बहुत ही कॉमन गार्डन वैरायटी प्लांट है सागो पाम, साइकस का पौधा जिसको बोलते हैं। इस पे भी एक बहुत कॉमन वैरायटी, बहुत कॉमन बटरफ्लाई है प्लेन्स क्यूपिड, जो अंडे देती है। ये इसके नए जो पौधे होते हैं उस पे अंडे देती है। और बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हम गार्डनर्स इसके कैटरपिलर को दवाई डाल के या कुछ डाल के मार देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो सारे पत्ते खा जाएगा। बहुत सारे पत्ते खा जाता है पर सारे पत्ते नहीं खाता है। ये मेरे घर का फोटो है और हर साल हर समय इस पे तितलियां रहती हैं, क्योंकि वो इस पे अंडा दे रही होती है। और बहुत खास बात इस तितली के बारे में ये है कि इसका जो कैटरपिलर होता है, आप ये जो फोटो देख रहे हैं साइड में, इस पे ये जो चींटियां देख रहे हैं, ये इसको मार नहीं रही हैं, ये इसका ख्याल रखती है। और जहाँ पे भी आपको अपने सागोपाम या साइकस के पौधे में खूब सारी चींटियां दिखें, तो आप ये जान सकते हैं कि वहाँ कैटरपिलर हैं जिनका वो ध्यान रख रही हैं। कैटरपिलर को वो प्रेडेटर से बचाती हैं और साफ रखती हैं, जिसके बदले में कैटरपिलर एक लिक्विड निकालता है जिसको हनी ड्यू कहते हैं, और वो ये एंड्स कंज्यूम करते हैं। तो ये रिलेशनशिप एक बहुत यूनिक रिलेशनशिप है इस पौधे, इस चींटियां और तितलियों के बीच। तीनों की जरूरत है, वरना तीनों को एक दूसरे की जरूरत है और हमारे इकोसिस्टम को तीनों की जरूरत है, वरना एक खत्म हुआ तो बाकी दो भी खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे रिश्ते हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, तो एक खत्म तो शायद हम पे भी कुछ इफेक्ट होगा। फिर आपका जो कॉमन ये केन पाम है, डेट पाम है, इस पे भी एक पाम बटरफ्लाई पाम बॉब करके बटरफ्लाई होती है, वो अंडे देती है। इसकी स्पेशल बात ये है कि ये कैटरपिलर पाम के पत्ते को बीच में से काट के जोड़ देता है और उसके अंदर रहता है छुपने के लिए। तो अगर आपके पाम के पत्ते कट के ऐसे जुड़े हुए हों तो आप ये जान सकते हैं कि उसमें कैटरपिलर है। फिर बहुत ही कॉमन डिग्रेडेड लैंडस्केप्स में, जंगल जहाँ पे जमीन अच्छी ना हो, वहाँ उगने वाला हमारा ओक का पौधा, जिसकी पूजा भी होती है, वो बहुत ही कॉमन बटरफ्लाई जो हमें हर जगह दिखती है, प्लेन टाइगर, वो उसके लिए होस्ट प्लांट का काम करता है। और प्लेन टाइगर एक ऐसी तितली है जिसको कोई जानवर खाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस ओक के पौधे में कुछ अल्कलॉइड्स होते हैं जिनको खाके ये गंदे टेस्ट की हो जाती है, या इसको वो प्रेडेटर्स, चिड़िया, लिजर्ड खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जो अल्कलॉइड कैटरपिलर ने खाए होते हैं वो तितली के बॉडी में भी रहते हैं, इसलिए। फिर हमारा हो गया अरंडी का पौधा, जिसको कैस्टर भी कहते हैं। ये कैस्टर बटरफ्लाई का होस्ट प्लांट है। तो अगर आपने अब अपने गार्डन में कैस्टर लगाएंगे, एक बार लगाएंगे वो हर बार सीड करता रहेगा और खूब सारी कैस्टर बटरफ्लाई आपके गार्डन में जरूर आएंगी। फिर अशोक का पौधा अब हमारे सब गार्डनों में लगा हुआ है। इसके अगर आप आसपास रहेंगे तो आप ये खूबसूरत नीले रंग की तितली होती है जिसको जे बटरफ्लाई कहते हैं, कॉमन जे, और ये बहुत कॉमन है। आप अपने गमलों में भी लगा सकते हैं इन अशोक प्लांट्स को, इन तितलियों को घर बुलाने के लिए। फिर कुछ स्पेशल मेंशन के पेड़ हैं जो अगर आपको कभी मौका मिले कहीं पेड़ लगाने का तो आपको इन पेड़ों पे फोकस करना चाहिए दिल्ली एनसीआर के लिए। ये है, एक हो गया पीलू का पेड़ जो टूथब्रश ट्री भी कहते हैं, इसी पेड़ को मिसवाक भी कहते हैं, और ये बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है, स्लो ग्रोइंग ट्री है, फ्रूटिंग ट्री है। बहुत सारे बेनिफिट्स इस प्लांट के हैं, पर धीरे धीरे दिल्ली में दुर्लभ हो गया है। जो आप ये कुतुब मीनार की फोटो देख रहे हैं, इस प्रकार के 2-3 ही दिल्ली में स्पेसिमेन रह गए हैं, बाकी सब खत्म हो चुके हैं। तो अगर कभी लगाने का मौका मिले तो पीलू का पेड़ आप जरूर लगाएं। वैसे ही सिरिस का पौधा भी लगाना चाहिए। सिरिस का पौधा भी बहुत इकोसिस्टम फ्रेंडली होता है। बहुत सारी तितलियां इसको होस्ट प्लांट की तरह यूज करती हैं।
फिर अमलतास भी एक बहुत अच्छा ओल्ड होस्ट प्लांट है। आप देखेंगे अमलतास के आसपास हर समय तितलियां मंडराती रहती हैं। येलो ऑफ वाइट कलर की तितली होती है, इमिग्रेंट। तो अमलतास भी एक अच्छा पौधा है लगाने के लिए, पेड़ है लगाने के लिए। वैसे ही बेल पत्तर भी होस्ट प्लांट होता है तितलियों के लिए, तो बेल पत्तर भी लगाया जा सकता है। बेर भी होस्ट प्लांट होता है, और करील हमारे अरावली एरिया का स्पेशल प्लांट है। तो करील भी होस्ट प्लांट है तितलियों के लिए। तो खूब सारी तितलियों के लिए फैमिली ऑफ बटरफ्लाइज यूज करील एंड बेर एंड एनी ऑफ दीज ट्रीज एज होस्ट प्लांट्स। फिर अब आ जाते हैं नेक्टर प्लांट्स पे। मैंने ज्यादा फूलों के बारे में डिस्कस करना उचित नहीं समझा, क्योंकि आप लोगों को मुझसे ज्यादा फ्लावर्स के बारे में पता होगा। मैं बस वो प्लांट्स या फ्लावर्स का मेंशन करूंगा जो हमारी स्टडी में ये पाया गया है कि ज्यादा बटरफ्लाइज उनको प्रेफर करती हैं। कभी कभी ये फूल नजरअंदाज किए जाते हैं, तो मैं आपके सामने इनको पेश करना चाहूंगा। पहला है कोट बटन का पौधा, ये फ्लावर ट्राइडेक्स प्रोक्यूमेंस बोलते हैं। ये छोटा सा एक जंगली फ्लावर है जो बस बड़ी आसानी से सीड करता है और बड़ी आसानी से फ्लावर भी आ जाते हैं। ये छोटी तितलियों का बहुत ही फेवरेट प्लांट है। इसका नेक्टर उनको इसका फ्लावर उनको बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो दिस विल बी अ वेरी इजी एडिशन टू एनी बटरफ्लाई गार्डन। नेक्स्ट ये है वर्डेलिया का प्लांट, जो कॉमन ग्राउंड कवर लगाया जाता है गार्डनों में। तो ये नेक्टर प्लांट भी बहुत इफेक्टिव है फॉर having a source of nectar for your butterflies who are coming to lay eggs on your host plants. फिर है गेंदा और सदाबहार। ये भी बहुत सारे तितलियों को पसंद है, और हाइब्रिड वैरायटी नहीं, लोकल वैरायटी। और उस वैरायटी ये बहुत प्रोफ्यूसली ग्रो भी अपने आप कर जाता है। आप सीड निकाल के डालेंगे भी तब भी आसानी से ग्रो कर जाता है, अपने आप भी कर जाता है। तो ज्यादा नेक्टर प्लांट्स के बारे में सोचना ना पड़े, उसके लिए अगर आपके गार्डन में 2-3 ये वाले पौधे होंगे तो बहुत इफेक्टिवली आप फ्लावर्स की सिचुएशन सॉल्व कर सकते हैं। फिर है जमैकन स्पाइक का पौधा। वो भी कहीं कहीं नर्सरियों में मिल जाता है। बड़ी छोटी जगह में काफी नेक्टर देने वाले फूल प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये भी एक प्लांट आपके बटरफ्लाई गार्डन के लिए काफी अच्छा एडिशन होगा, जमैकन स्पाइक प्लांट। फिर हो गया हमारा वर्बीना का प्लांट। ये सीजनल वैरायटी नहीं है, ये जो पेरिनियल वैरायटी होती है। आजकल दिल्ली में सब जगह यही प्लांट लगाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट के बाहर या कहीं भी ऐसी पब्लिक प्लेसेस में। तो वेरी इजीली अवेलेबल, और पानी देते रहेंगे तो इसको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, और साल भर इसमें फ्लावर आता रहेगा। 2-3 वैरायटी मार्केट में मिल जाती हैं, पर्पल, वाइट, पिंक। तो आप अपने पसंद से लगा सकते हैं। फिर है फ्लॉस फ्लावर, जिसको हम जंगली फूल मानते हैं। ये हमारे, अगर आप हाईवे पे जाएंगे तो ट्यूबवेल के पास, सड़क के पास, जहाँ भी थोड़ा थोड़ा पानी रुकेगा वहाँ पे ये पौधा अपने आप उग जाता है। आप भी इसका आप देख रहे हैं ये सीड है, ब्राउन ब्राउन सीड है। आप भी निकाल के अपने गमलों में डाल के उगा सकते हैं। जो बड़ी तितलियां होती हैं, टाइगर फैमिली की तितलियां, ये प्लेन टाइगर, स्ट्राइप टाइगर, ब्लू टाइगर, इनको ये बहुत ही ज्यादा पसंद है ये वाले फ्लावर। फिर इसके अलावा 2-3 और तरीके के प्लांट होते हैं, जैसा है क्लोटोरिया और टर्नसोल। इन प्लांट्स में एक स्पेशल केमिकल होता है जो कुछ बटरफ्लाइज को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो अगर आप बहुत ही डीप में जाएंगे तो आप क्लोटोरिया और टर्नसोल का पौधा भी लगा सकते हैं। इसमें ये तितलियां आएंगी, बहुत सारे नंबर्स में आएंगी, 100-50, और ये प्लांट को खोजने की कोशिश करेंगी, और उससे केमिकल्स, फेरोमोन्स जो बनाते हैं मादा को अट्रैक्ट करने के लिए, वो उनको इस पौधे से मिलता है। बस ये एक चीज ध्यान रखनी है
कि अगर आपके घर में कोई पेट है, बिल्ली या कुत्ता, तो टर्नसोल का पौधा ना लगाएं क्योंकि उनके लिए टॉक्सिक होता है। तो ये मेरे होस्ट प्लांट और नेक्टर प्लांट पे थोड़ी थोड़ी चर्चा है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा, इस चीज से खत्म करना चाहूंगा अपनी आज की प्रेजेंटेशन, कि हम तितलियां क्यों देखें, या साइंटिस्ट कोई तितली या कोई चिड़िया या कोई टाइगर ये क्यों देखते हैं, इससे क्या फायदा है। सीधी सी या सरल सी बात यह है कि अगर आप एक डेजर्ट में या राजस्थान में कहीं डेजर्ट में चल रहे होंगे, वहां पे अगर आपको एक फैमिली मिलेगी 4 लोगों की एक झोपड़ी में बैठी हुई या रहती हुई, तो आप उससे बहुत आसानी से कुछ अनुमान लगा सकते हैं बिना कुछ भी जाने कि पीने का पानी पास में होगा, कहीं बिजली आती होगी। ये छोटी चीजों का अनुमान बड़ी जल्दी लगाया जा सकता है, बस ये जान के कि यहाँ पे 4 लोगों की फैमिली रहती है। तो अगर सिर्फ इतनी छोटी सी बात देख के ये चीजें पता लगाई जा सकती हैं, तो अगर हम किसी एक एस्पेक्ट नेचर के, किसी एक टैक्सॉ को, जैसे बटरफ्लाइज को अगर डीपली स्टडी करें, तो हमें नेचर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं, क्योंकि नेचर कनेक्टेड है। और ये कनेक्शन को जानने का सबसे सरल तरीका ये है कि एक पार्ट को पढ़ा जाए। तो इसलिए कुछ साइंटिस्ट चिड़िया को पढ़ते हैं, कुछ साइंटिस्ट बटरफ्लाइज को पढ़ते हैं, कुछ साइंटिस्ट टाइगर्स को पढ़ते हैं। इससे हम नेचर के बारे में, अपने सृष्टि के बारे में चीजें जानने की कोशिश करते हैं, जिसके बेसिस पे बहुत सारे अलग इन्वेंशन या डिस्कवरीज होते हैं। जैसे मैं आपको एक बड़ा क्रूड सा एग्जांपल दूंगा कि क्योंकि बीज बहुत अच्छे से स्मेल कर सकती हैं, तो हम अब बॉम्ब स्निफिंग बीज बना रहे हैं कि एक बी बॉम्ब को स्निफ कर सके, और उसकी उस कैपेबिलिटी को हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही नेचर में बहुत सारी चीजों को हम स्टडी करके फिर इवेंचुअली उस कैपेबिलिटी को हार्नेस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए लोग या साइंटिस्ट बटरफ्लाइज या बर्ड्स या नेचर में जो चीजें हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। पर जो जहाँ पे सिटीजन साइंटिस्ट की जरूरत है, वहाँ इसलिए जरूरत है क्योंकि अब जैसे पहले कहा गया था कि कोविड का टाइम है, जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं और हमारा जीवन की तरफ थोड़ा थोड़ा नजरिया, देखने का नजरिया थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि फेसबुक या व्हाट्सएप या सिर्फ इन्हीं मीडियम्स को ना यूज करें अपना डेटा डालने के लिए। हम अपना डेटा, जो हमारे को आदत हो ही गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाने की, उस आदत को बरकरार रख के कंजर्वेशन साइंस के लिए कुछ करें, उस डेटा को इन प्लेटफॉर्म्स में डालने की कोशिश करें। प्लस हम अपने आसपास ऐसे पौधे लगाने की कोशिश करें जिससे काफी सारी तितलियां वहां आ सकें, अपना घर बना सकें, अपना लाइफ साइकिल पूरा वहां सक्सेसफुली खत्म कर सकें। उससे आप कंजर्वेशन साइंस में भी मदद कर रहे हैं और कंजर्वेशन रिसर्च में भी मदद कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं ये मानता हूँ, कोरोना का जो चैलेंज है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि अब हम अपनी जिंदगी को थोड़ा रोक सके हैं और ठंडे दिमाग से अपने आसपास, अपने बालकनी, अपने बैकयार्ड्स को एक नए नजरिए से देख सके हैं, और जो उसमें पौधे हैं या प्राणी हैं या चिड़िया हैं उनको पहचान सके हैं और उनको अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। और मेरे को लगता है कि ये अब चाहे लॉकडाउन रहे या पैंडेमिक सिचुएशन रहे या ना रहे, हमें ये रिश्ता कायम रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और हम बैक टू नॉट थिंकिंग अबाउट नेचर हो जाए। हम वी शुड कीप ऑन दिस, जो हमें लेसन मिला है इन दिस हार्ड टाइम,
that connection to nature is important. We should keep that alive. And I think this is a very right audience जिनने vegetable gardening से सोचा कि तितलियों के बारे में भी कुछ सोचा जाए. तो आज तितलियां, कल ड्रैगन फ्लाइज, ऐसा रिश्ता बढ़ता जाएगा. हम यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए, या आपको कोई मदद चाहिए होगी जो मैंने कहा है वो 3-4 चीज़ें मैं वो शेयर कर दूंगा इन्फॉर्मेशन के लिए. प्लस मेरा नंबर यहाँ पर है और ईमेल आईडी. अगर आपको अपने बालकनी में बनाना हो गार्डन, या अपने सोसाइटी में बनाना हो, या अपने इंस्टीट्यूट या किसी स्कूल में बनाना हो गार्डन, तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करिए. और अगर जितना मैं मदद कर पाऊंगा मैं करने की कोशिश करूंगा. तो विद दिस, थैंक यू. I will open it up for questions at this moment. अगर आप लोगों के पास कुछ सवाल हैं या आपने. Thank you, Sohail ji, for a wonderful information. Thank you, ma'am. We are all plant lovers, and we know that we are so close to nature. Yes, ma'am. So I'll take up the question and answers. Sure. There are not much. You have explained it so well. There are not much queries. I'll just go through them. Just a minute. So I'll take up the questions now. Shume, they were saying there is little voice, but now everybody is appreciating. The lecture was so wonderful. Thank you. If there's any questions they still want to ask, they can still use the chat. By watching the prior videos, I understand Laltena attracts them in troop. Yes, Lantana does attract a lot of butterflies, birds, or even. But we don't promote Lantana plantation because Lantana is a invasive plant and there is a risk of it spreading. But you can plant the horticulture varieties in pots if you do like the flower. But yes, Lantana is a butterfly attracting flower. Okay. On Ficus, the caterpillar eats up the leaves. Any organic way of doing it? No organic way of keeping the caterpillar there and having the leaf. Only a natural control. So organic, there is an organic way that you put. आप अगर मिर्ची डाल दोगे तो वो नहीं वहाँ से चले जाएंगे, but तितली नहीं बनेंगे फिर. तो ये साइकस ऐसा पौधा होता है जिससे मतलब जो वो कह रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट वो साइकस जैसे पौधे से ही शुरू होता है सबसे पहले कि तितली या पौधा. पर इन माय एक्सपीरियंस सारे पत्ते नहीं खाते बिकॉज तितलियां ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पाती. शायद मैं शायद ये क्लियर नहीं कर पाया. तितलियां ज्यादा दूर उड़ती नहीं है तो वो बड़ी टेरिटोरियल होती हैं, सब समय अपने होस्ट प्लांट के आसपास ही रहना चाहती हैं. तो अगर उसको एक होस्ट प्लांट मिला है तो वो उसके पास रहेगी, वहाँ अंडा देगी. तो होस्ट प्लांट का होना और तितली का आना अनिवार्य है. तो अगर आपको वहां से कैटरपिलर, अगर आपको पौधा बचाना है, उसके नए लीव्स बचाने हैं तो आपको कैटरपिलर हटाना पड़ेगा. पर इन माय एक्सपीरियंस आता नहीं है पूरा. इट इज नॉट सच अ गुड लुकिंग. जैसे आप देखेंगे, मतलब मेरा वो शेयर नहीं हो रहा है या शेयर हो रहा है स्क्रीन. तो okay, somebody is asking कि usually we use neem oil, so is it good for the butterflies? मतलब वही है बेसिकली.
जो आप यूज कर रहे हैं that is not killing the caterpillar, but अगर आप नीम ऑयल से caterpillar को वहां से भगा दोगे तो वो मरेगा नहीं, पर भाग जाएगा तो फिर वो नहीं होएगा, मतलब तितली नहीं बनेगा। तो ये मैं इस साइकस की बात कर रहा था। तो खूबसूरत नहीं दिखता पर मरता नहीं है कभी। Okay. Does Hemilia attracts butterflies? Just for nectar. It is not a host plant. Just for nectar, yes, it does. Yeah. Sunbirds also. Sorry, Suchita, I cannot open you. I can also take up the questions if I can see the chat. Yeah, please. Thank you. Sorry. China orange also attracts butterfly, yes. Mulberry leaves is a moth. I will go upwards. हाँ, वो साइकस का आई वुड से कि वही है साइकस। यू हैव टू, पुराना साइकस तो खत्म नहीं होता है, तो खराब जरूर होएगा पर मरेगा नहीं। Yes, you can make butterfly gardens in back lanes. Yes, very easily, and will very be helpful. We are actually making a butterfly corridor around Delhi NCR by using citizens like this. Till now, we have made 40 butterfly gardens all over Delhi, small to big, from goal chakkars to schools to private resorts to balconies, with this express purpose of having as many places filled with host plants. Few common flower plants for butterflies, like I said, Sadabahar, floss flower, coat button. There are few common ones. Ganda. Suchita, you're open now. Yeah. सोहेल जी, Yes, आपको शायद अपनी प्रॉमिस याद होगी। मेंबर्स, आई वांट टू शेयर कि सोहेल जी ने मेरे से प्रॉमिस किया है कि मेरे फार्म पे इन्होंने बटरफ्लाईज को इनवाइट, आई थिंक काफी सारी बटरफ्लाईज एंड माइग्रेट बर्ड्स काफी सारी हैं ऑलरेडी, बट स्टिल आई आस्क्ड हिम कि एक छोटा सा कॉर्नर कुछ ऐसा बना दो जहां से बिल्कुल ऐसा लगे बस वहां पहुंच जाओ, तो इट शुड लुक लाइक ड्रीमलैंड। So all our members are invited there. जब ये तैयार हो जाएगा तो definitely I'll share कि अब ready है, आप लोग पिकनिक के लिए आ जाओ। Absolutely, absolutely. Yes. I would be honored to help, ma'am. No problem. Thank you. Pentas is also a good flower to have for butterflies. My green moong. Who has green moong? There's Rachna Tiwari. That's a very good question. The question is, what about green moong? Does it attract butterflies? Yes, there is a butterfly called gram blue. Green moorg is a dal, right? Is a gram, right? Rachna Tiwari is an activist and really she's really working for nature and environment a lot. I'll just open her once. So let me Yeah, see. I just want to understand the green moong. I have moong. Green moong is the dal, no? Sorry. Yeah. Is gram, right? Gram. रचना, आप किस नाम से हो? So yes, it does. Is a butterfly called gram blue, which is attracted. It means it comes to lay eggs on it. I can't find her, Rachna.
We are usually advised to use hybrid varieties. Yes, hybrid varieties usually are should not be used for butterfly gardens because they don't have any nectar. They are hybridized for looks, for visual appeal. So in that hybridization process, they lose nectar. Like What is the life hibiscus. cycle you said of a butterfly? Ma'am, anywhere between 1 month to 3 months, the whole life cycle. 4 stages. So I would advise not to use hybrid varieties for attracting any sort of pollinators. Like people think that rose पे तितली आती है, पर rose पे तितली आएगी नहीं. Rose में nectar ही नहीं होता. तो चाहे कितना भी खूबसूरत वो दिखे. So like Ticoma, there are some flowers which are really high nectar rich. आपको तो पता भी चल जाएगा वो, आपको वो भी जानने की जरूरत नहीं है. अगर आप कभी भी फ्लावर के आसपास खड़े होगे और उसमें बहुत सारी फ्लाइज या मधुमक्खी या तितली या वो बैठी होगी तो आप बता सकते हो कि ये नेक्टर रिच प्लांट है, नेक्टर रिच फ्लावर है. वरना Any plants or flowers that repel the butterflies? मैम strong smelling things. हाँ तो मैम हाँ strong smelling in the sense कि onion flowers और chives और वो अजवाइन होता है, वो जो स्मेल बहुत सारा होता है. बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ डिटर हो जाता है, बट their location, their ability to locate a host plant, मतलब अपने host plant को ढूंढने की ability सूंघने पे बहुत डिपेंड करती है. और नर को मादा ढूंढने के लिए और मादा को नर ढूंढने के लिए फेरोमोन्स, केमिकल्स और सूंघने का बहुत बड़ा रोल होता है. तो अगर कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग होगा तो तितली वो ढूंढ नहीं पाएगी पौधा, पर वैसे कोई इफेक्ट नहीं होता. मतलब अगर आप कोई बासा फ्लावर कोई बासी फ्रूट या कुछ डाल दोगे सड़ के, उसकी बहुत सारी स्मेल आएगी, पर उस पे तितली आराम से आ जाएगी. What about jasmine then? It smells good. Yeah. It's got a strong smell. Yeah, so no problem with that. Okay. There's no there's no specific problem. वो hibiscus I was coming to. Hibiscus में मैम एक variety होती है गुड़ैल जिसको बोलते हैं, जो पिंक रंग का scraggy looking flower होता है. The worst looking variety of गुड़ैल is a good flower. उसके बाद जो भी हाइब्रिड है, ये पर्पल, येलो, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग शेप्स, उनमें कम नेक्टर होता है. आई वोंट से बिल्कुल खत्म होता है, बट कम नेक्टर होता है फॉर गुड़ैल. फॉर मतलब बेसिक बात ये है कि हम देसी चीजों पे, जो कि आम आजकल सब जगह यही बातचीत चल रही है कि हमारे हिंदुस्तान में हमेशा से हम लोग देसी चीजों का उपयोग करते थे. कहीं ना कहीं हम अट्रैक्ट होकर के कहीं भटक गए, तो हमें वापस इनको लेके आना है और बहुत ज्यादा एग्जॉटिक और इसमें नहीं पड़ के अपने अगर देसी चीजों को हम इस्तेमाल करें तो हमारी बटरफ्लाईज भी वापस रिवाइव हो सकती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. Somebody is asking Madhumalti is a very good yes, Madhumalti is a very good flower for butterflies, for bees, for moths. Very good tree to have. वो छुपने की जगह का भी काम करता है. To keep a place wild, climbers बहुत अच्छे काम करते हैं. तो तितली को अगर क्रिसलिस बनाना होगा, थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ जो था, तो वो क्रीपर्स के बीच में बना सकेगी. ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ तितली छुप सके. हम अपने गार्डनों में जो झाड़ू मारते हैं कॉलोनी के गार्डन से, सबसे ज्यादा तितलियां उसी से मरती हैं. ओके. मतलब जमीन पे तो आप मारेंगे ही अपने बालकनी वाले गार्डन पे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अब ये कॉलोनीज में और इंडिया गेट में सब जगह झाड़ू मारा जाता है, तो उससे जो भी लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है. दैट इज व्हाई आई सेड कि हमें अपना थोड़ा माइंडसेट भी थोड़ा चेंज करना एज गार्डनर्स, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, करना चाहिए, इफ वी वांट टू
मतलब माइंडसेट चेंज इन सेंस कि हमें अपने अपने से थोड़ा ज्यादा सोचना चाहिए और प्राणियों के बारे में सोचना। जितना हम एम्पैथी बढ़ाएंगे उतना आगे जाके हमारी जो लाइफ है उसमें ही हमारी लाइफ ही अच्छी होगी। इन द सेंस कि बटरफ्लाइज आर इंडिकेटर ऑफ अ हेल्दी एनवायरनमेंट। व्हाट दैट मींस इज कि जहाँ पे तितली होएगी वो एनवायरनमेंट हेल्दी होगा। तो अगर आपका एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है तो वहाँ तितली नहीं होगी। तो हमारा सिर्फ तितलियों के लिए काम करना जरूरी नहीं है कि तितलियां बढ़ जाएंगी। अगर तितलियां वहां होंगी तो हमारा एनवायरनमेंट की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। तो ये हमारी Somebody has messaged me कि Petria volvulus attracts thousands of white butterflies. पेट्रा वॉल्बुलस इज विच प्लांट ना? विच प्लांट इज इट? वाइट Somebody has बटरफ्लाई? messaged me in the private chat. And मैं what is not the sure. place that has the most butterflies in India? Which place? अरुणाचल प्रदेश। Okay. Yeah. So there are India is unique in that sense. We have a few endemic regions which are some of the butterflies found in those regions are not found. Not just butterflies, other biodiversity also found there is not found anywhere else in the world. So Western Ghats is one of them, and Northeast, the northeastern states. So if you want to look for jungle in India, Western Ghat and Northeast. Okay, I don't think so. There are any more questions. So thank you, Sohail ji, for Thank a you. wonderful, very informative, and very nice lecture you have given. And we Thank you, are ma'am. so thankful to you. Thank you so much. And we look forward to see you again. Sure, ma'am. I hope it was useful, and I hope everybody tries to plant at least a few host plants that I mentioned here. And if you do see any butterfly, do get back to me and tell me what it was. Is there a butterfly named after you? No, no, not by any stretch, not by any stretch of imagination. Okay. I'm just a Okay. humble worker, ma'am. Okay. Okay. All right. Thank you, friends. Thank you very much, Sohail ji. Thank you, ma'am. Bye bye. Bye. Friends, I think there is some problem. You can all exit. The meeting has been finished.
Friends, you can leave. Thank you. Friends, there is some problem. You can all exit. The meeting has been done. Thank you.
Friends, if you can hear me, you can all leave. The meeting is over. आप सब लोग मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं, मीटिंग खत्म हो चुकी है। थैंक यू। उषा जी, शशि जी, पुष्पिता जी, मिसेस राजगुप्ता, कविता, शकुंतला जी, पायल जी, मंजू जी, जसविंदर कौर जी, and some people have joined from iPad, Geeta ji, somebody else from, I think, from a laptop. You can all leave, ma'am. Suchita, please turn off the meeting. Yeah, I am doing. Thank you very much, Sangeeta.
Thank you, yaar. Welcome, darling. Yeah, I had to go एकदम super fast. कोई बात नहीं। लोग हैं अभी 14 लोग हैं, so please end the meeting. Yeah, okay.